हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 14 एक कहानी यह भी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा। एक उनके पिता और दूसरी उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। तो पिता का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उनकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया, जिससे उनकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। प्रश्न 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा इसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह आगे और नहीं बढ़ पाती या फिर अपनी योग्यताओं को विकसित नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर। तो लेखिका जो थी राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके पिता के पास एक पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब यह बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है, और वे हर्ष से गदगद हो गए और यही बात उन्होंने लेखिका की मां को बताई। यह बात सुनकर लेखिका को ना विश्वास हुआ उनको ना अपने आंखों पर विश्वास हुआ, ना ही उनको अपने कानों पर। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, लेखिका को अपने पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। दोनों के विचार मिलते नहीं थे। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने की और बनाने की चाह तो थी, पर वे चाहते थे कि यह सब घर की चार दीवारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठाकर नारे लगाए, जुलूस निकालकर हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को अपने घर की चार दीवारी तक सीमित आजादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव का कारण था। अब अगला प्रश्न देखिए, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय यानी 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आजादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू जी भी अछूती नहीं थी। वे सड़क पर, चौराहे पर हाथ उठाकर भाषण देती, हड़तालें करवाती, अंग्रेजों के विरुद्ध नारे लगाती थी, प्रदर्शन करती थी, दुकानें बंद करवाती थी। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेखिका ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थिति ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने विचार लिख सकते हैं, आप जो अपने आसपास देखते हो। तो देखिए, इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थी। लड़कियों की आजादी घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर के बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात 1930 के आसपास का समय था
और आज के समय में परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज शहरी क्षेत्र में लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता। वे पढ़ते लिखते खेलते कूदते सब एक साथ हैं। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषिद्ध थे, मना थे, आज वे उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो स्थितियां आज बिल्कुल बदल चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हैं। यहीं से व्यक्ति में पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्य पल्लवित होते हैं, फलते फूलते हैं। पड़ोस कल्चर के कारण ही अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाता। लेकिन आजकल जो ये फ्लैट कल्चर की संस्कृति चल निकली है, इसके कारण लोगों की जिंदगी फ्लैट तक ही सीमित रह गई है। वे आस पड़ोस से उनको आस पड़ोस से कोई मतलब ही नहीं होता। लोगों में आत्म केंद्रिता बढ़ गई है, यानी लोग अपने तक ही सीमित रह गए हैं और उन्हें एक दूसरे के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। इससे सामाजिक भावना एवं मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो देखिए, इसके अंदर जिन उपन्यासों की चर्चा की गई है, तो एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी किशोरावस्था में निम्नलिखित उपन्यास पढ़े। पहला, शेखर एक जीवनी, सुनीता, नदी के द्वीप, चित्रलेखा, त्यागपत्र आदि। प्रश्न 9, आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। तो दैनिक अनुभव, आप जो डेली यूज अनुभव करते हो, आज आपका दिन कैसा बीता, तो ये सब अनुभव आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आप स्वयं ही करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। इसके अतिरिक्त प्रश्न भी हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।